अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इसाक अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन हैदर। आज भी जैसे हमने देखा कि बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं और लाहौर जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। अल्लाह पाक सब बच्चों को, सब तलबा को और उनके पेरेंट्स को और बाकी सारे भी जो हमारे जो भी कोरोना से बीमार हो गए हैं या जिनको ख़तरा है बीमार होने का, अल्लाह पाक सबको अपनी पनाह में रखे। एंड प्लीज़ मैं बार बार मैसेज दे रहा हूँ कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इज्तमात से परहेज़ करें। बहरहाल चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ये वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस पर पूरा डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो मैं डिस्कस करूँगा 9th क्लास की फ़िज़िक्स की पेपर पेयरिंग को मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैं डिस्कस करूँगा कि 7 अप्रैल को क्या डिसीजंस मतवक्को हैं। मेरे कुछ सोर्सेज से, मुझे इनसाइड सोर्सेज बोर्ड में मेरे हैं, मैंने उनसे पता करवाया है कुछ चीज़ें, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करूँगा। प्रमोशन पॉलिसी पे क्या काम शुरू हुआ है उस पर मैं डिस्कस करूँगा। स्कूल्स कब रीओपन होंगे इस पर डिस्कस करूँगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। और फिर मेरी एक अपील भी होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब से कि प्लीज़ खुदारा वो किसी बात तवज्जो दिलवाऊँगा, वो उस बात पे तवज्जो दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैंने अपने इनसाइड सोर्सेज, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि आपके इनसाइड सोर्सेज कैसे हो सकते हैं, तो मैं ये बता दूं कि जो कंट्रोलर बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस हैं वो मेरे केमिस्ट्री के टीचर रहे हुए हैं जब मैं इंटरमीडिएट में किसी ज़माने में केमिस्ट्री का स्टूडेंट होता था। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैं एमफिल मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट भी हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो जर्नलिज़म मेरा प्रोफेशन भी है, मेरा शौक़ भी है। इसके अलावा मैं टीचर भी हूँ और एजुकेशनलिस्ट में लास्ट 13 ईयर्स से हूँ। तो मेरा काम ही ख़बर इकट्ठी करना है और आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देना है। तो मैं एक प्रोफेशनल हूँ और रोज़नामा पाकिस्तान में मैं काम भी कर चुका हूँ। मैं उनके लिए कॉलम वगैरह भी लिखता हूँ और मैं न्यूज़ भी, मेरी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो शाया भी हुई नहीं है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए कि क्रेडिबिलिटी क्या है उस न्यूज़ की जो मैं न्यूज़ आपको देता हूँ। तो चलते हैं आज की न्यूज़ की जानिब। तो पहले तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारा वर्कआउट हो रहा है कि अगर 11th अप्रैल को स्कूल नहीं खुलें तो पेपर कब लिए जाएं। याद रखें, बोर्ड बिल्कुल तैयार था, पेपर्स आपके बन चुके थे, वो बिल्कुल तैयार था एग्ज़ाम्स लेने के लिए। लेकिन साथ ही कोरोना की ये सिचुएशन जब सामने आई है, 99.99% चांसेस हैं, मेरे सोर्सेज से पता चला है कि 7 अप्रैल को ये फ़ैसला आएगा कि एटलीस्ट 10 या 12 मोर डेज़ बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि स्कूल्स कब रीओपन हो। और अभी स्कूल्स रीओपन नहीं होंगे और गाए बगाए किसी ना किसी तरह ईद गुजारी जाएगी और ईद के बाद स्कूल्स रीओपन होंगे। ये तो मैं क्लियर करता चलूँ कि ईद से पहले स्कूल्स ओपन होते नज़र नहीं आ रहे जब तक कि कोई ड्रास्टिक किस्म की, बहुत बड़ी किस्म की तब्दीली ना आ जाए और सडनली जो है वो एकदम कोरोना केसेस कम हो जाएं या एकदम सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाए। और अल्लाह करे कि ऐसा हो और अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ और अल्लाह करे कि स्कूल्स जल्दी रीओपन हो जाए। बहरहाल मैं बात करूँगा प्रेडिक्शंस पे और फैक्ट बेस्ड प्रेडिक्शंस पे कि जो कि नज़र आ रहा है सामने होता हुआ। बाकी अल्लाह पाक सबसे बड़ी ज़ात है, वो कुछ भी चाहे बदल सकती है और मिनटों में उसके लिए कुन फ़यकुन कहना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो हम सब अल्लाह पाक के मानने वाले हैं और हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए इस बात पे। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स जो हमारे सामने हैं। तो उन फैक्ट्स से तो ये सामने आ रहा है कि ईद से पहले पेपर होते दिखाई नहीं दे रहे। अब बच्चों का ये सवाल है कि अगर स्कूल्स ईद के बाद रीओपन होते हैं तो पेपर कब होंगे। ये मैं क्लियर करता चलूँ कि अगर स्कूल्स आपके ईद के बाद ओपन का होते हैं, यानी गालिबन 12, 13 या 14 मई को ईद होगी, तो आपके स्कूल्स जब ओपन होंगे उसके बाद उसके 30 से 35 या 40, 30, 35 या 40 दिन बाद 10th के एग्ज़ाम्स होंगे। यानी गालिबन अगर 14, 15 मई या 16 मई को जाकर स्कूल्स रीओपन होते हैं तो पेपर होने के जो चांसेस 10th क्लास के हैं वो लगभग आप समझ लें 20 जून के हैं। अगर 20 जून को उनके एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं
तो फिर इसका मतलब कि उसके 2 वीक्स बाद 9th के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके 2 वीक्स बाद सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके 2 वीक्स बाद फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे और उसके 2 वीक्स बाद ग्रेजुएशन के यानी बीए, बीएससी के, बीकॉम के इम्तहानात होंगे, जिसको अब नाम एडीपी दे दिया गया है। तो ये सिचुएशन तो अब तक की है जो आपके सामने मैंने रखी है। प्रमोशन पे क्या काम हो रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर सिचुएशन वर्स्ट होती जाती है और जून तक भी जो है तलीमी इदारे नहीं खुलते, तो फिर इस बात पे गौर किया जाएगा कि 9th क्लास को या फर्स्ट ईयर को फिर प्रमोट किया जाए। लेकिन अब तक शफ़कत महमूद साहब, सईद गनी साहब और मुराद राज साहब कैटेगोरिकली ये क्लैरिटी से बता चुके हैं कि अभी बिल्कुल भी प्रमोशन ज़ेरे गौर नहीं है किसी किस्म की किसी भी क्लास के लिए। और 10th क्लास के और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ही प्रमोशन जेन से निकाल दें, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रमोटेड हैं और अब उनको किस बेस पे प्रमोट किया जाएगा अब तो कोई बेसिस भी बाकी नहीं है। आगे तो 10th वालों का आगे दाखिला फर्स्ट ईयर में होना है, तो उनका किस बेसिस पे फर्स्ट ईयर में दाखिला होगा, और सेकेंड ईयर वालों का आगे दाखिला मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में होना, उनका किस बेसिस पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा। तो हमारे पास कोई मार्क्स नहीं है, कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। कैम्ब्रिज का तो अपना बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है इंटरनल ग्रेडिंग का, उन्होंने सम हाउ किसी ना किसी तरह से इंटरनल ग्रेडिंग के ज़रिए जो है वो मार्क्स बच्चों के फिर भी लगा दिए थे और उनके आगे दाखिले हो भी गए थे। तो हमारा तो ऐसा भी कोई मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद प्राइवेट कैंडिडेट्स की है जो किसी स्कूल में नहीं जाती, किसी कॉलेज में नहीं जाती, तो वो उनका कैसे कोई ग्रेड्स लगेंगे उसका भी हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इसके अलावा 9th की फ़िज़िक्स की मैं आपको पेपर पेयरिंग स्कीम बताता रहूँ, वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताना है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और कमर जावेद बाजवा साहब जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उनसे क्या अपील करने जा रहा हूँ। तो 9th की पेपर पेयरिंग स्कीम में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं क्लैरिटी से बता दूँ कि जो चैप्टर 2 है, जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट होगा चैप्टर 2 से, बी पार्ट होगा चैप्टर 3 से। पहले चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये मैं क्लैरिटी से बता दूं कि ए पार्ट चैप्टर 2, बी पार्ट चैप्टर 3 से होगा। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल आएगा और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि चैप्टर 3 से थ्योरी होगी। लेकिन ये मेरी एक समझ लें कि मेरी प्रेडिक्शन है, इट कैन गो रॉन्ग। और अगर आप चैप्टर 2 को देखें तो मोटे मोटे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है, ठीक है। इसके अलावा आपका मोटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका जो आप स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अगर बात करें तो मोशन की इक्वेशंस हो गई, इसके अलावा उसके न्यूमेरिकल्स हैं। और चैप्टर 3 पे आ जाएं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्शन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप डिस्कस करें तो उसके न्यूमेरिकल्स ही आ सकते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में बताए गए हैं। चैप्टर 4 का पेयर है चैप्टर 6 के साथ। चैप्टर 4 में आपको पता है कि टॉक वगैरह आ जाता है, इक्विलिब्रियम वगैरह, वो वाला टॉपिक सारे आ जाते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, उसके बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं और ज़्यादा चांस है कि चैप्टर 6 से न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन चैप्टर 6 में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उसमें काइनेटिक जो इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन हो गई, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट होगा चैप्टर 4 से, बी पार्ट होगा चैप्टर 6 से। जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो उसका ए पार्ट होगा चैप्टर 7 से, और चैप्टर 7 से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि न्यूमेरिकल आएगा। अगर थ्योरी आती है तो उसमें से पास्कल लॉ जो हो गया जिसमें हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर 8 की तो चैप्टर 8 में से थ्योरी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, और थ्योरी में से अगर हम डिस्कस करें तो उसमें अगर आप वो देखें कि वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गई, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन हो गई या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम हैं। तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आपका मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब चैप्टर 9 में से, चैप्टर 5 में से और चैप्टर 1 में से आपके कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, उस पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ ही आएंगे। इसका मैं बाद में डिटेल में आपको पिक्चर वाइज वो भी सेंड कर दूंगा ताकि वो पता चल जाए कि डिटेल में किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने कितने एमसीक्यूज़ आने हैं। अब लास्ट पे चलते हैं अपील की जानिब। मेरी ख़ास अपील है आर्मी चीफ से और कमर जावेद बाजवा साहब से
और ख़ास अपील है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, और जो भी लोग ताकतवर हलकों से जिनका ताल्लुक़ है या ताकत के ऐवानों से जिनका ताल्लुक़ है, मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ मुल्क के तलबा का कुछ सोचें। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, वालिदैन परेशान हैं। उनको या तो क्लियर कट बताया जाए उनके पेपर होने हैं, नहीं होने, पेपर होने हैं तो कब होने हैं। दुनिया में पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, जब बम बज रहे थे, लोग मर रहे थे, तब भी स्कूल कॉलेज बंद नहीं थे। जो लोग ये कहते हैं कि देखें वेस्ट में भी तो कोरोना है, वहाँ पे स्कूल बंद है, तो मैं क्लैरिटी से बता दूँ, वहाँ पे इंटरनेट लोगों की जो रीच है वो 96% है। वहाँ पे 98% लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। वहाँ 5G चल रहा है, 4G बहुत कॉमन है, वहाँ सबके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल सकती हैं। जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो बताता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की जो रीचेबिलिटी है वो जस्ट 26% है, यानी सिर्फ 26% लोगों के पास इंटरनेट की रसाई है। तो जब 26% पॉपुलेशन के पास सिर्फ इंटरनेट की रसाई है, उनमें से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। और मैं भी तो लाहौर शहर में रहता हूँ, मैं भी कोई गाँव वगैरह की बात नहीं कर रहा, छोटे शहर मंडी, बहाउद्दीन, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, बिहाड़ी, मैं इन शहरों की बात अभी नहीं कर रहा। लाहौर जो कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ बहुत बड़ी तादाद है लाहौर के पेरिफेरल एरियाज़ की, जहाँ पे घर पे सिर्फ एक बाप के पास एक स्मार्टफोन है और वो सुबह काम पे चला जाता है। पीछे बच्चों, अगर 3 बच्चे हैं, उन्होंने एक टाइम पे क्लास लेनी है तो वो कैसे ऑनलाइन क्लास लें। या अगर माँ के पास एक पीछे फ़ोन है या लैपटॉप वो नहीं अफोर्ड कर सकते, इतने इंटरनेट हैवी पैकेजेस वो कहाँ से करवाएं। इंटरनेट रीचेबिलिटी का इशू है। अभी तो मैं नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर ही नहीं रहा, मैं KPK की बात कर ही नहीं रहा कि वहाँ पहाड़ों पे कौन सा इंटरनेट आ रहा है या वहाँ पे इंटरनेट रीचेबिलिटी कैसे होगी, वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें। तो क्या जब पूरे मुल्क में आपने, ठीक है लॉकडाउन किया, मैं उसके साथ हूँ, आपने मुश्किल फ़ैसले लिए, आपने कहा दुकानें 6 बजे तक खुलें, ठीक है, शादी हॉल को पहले आपने कहा आउटडोर, अब आप बंद कर रहे हैं, यानी किसी न किसी तरह से आपने किसी न किसी तरह से चीज़ों को चलाया कि इतने घंटे खोल लो, इतने दिन खोल लो, इतने बजे से इतने बजे तक खोल लो। तो क्या तालीम ही वो चीज़ है जिस पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना था? पिछले 1 साल से, सिवाय बीच में 1.5-2 महीने तालीमी इदारे खुले, इसके अलावा 1 साल से जो बच्चे शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं, जो पूरी तैयारी करके बैठे हुए अपने 9th की, 10th की या फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, जो 12-12 साल की मेहनत करके बैठे हुए हैं, जिनके पेरेंट्स की पता नहीं उनसे क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, उनको अभी तक यही नहीं पता उनके एग्ज़ाम्स होने हैं, नहीं होने, कब होने हैं, किस पैटर्न से होने हैं, कुछ पता नहीं। कितना डिप्रेशन का वो शिकार है, कोई सोच सकता है इस बात का? उनका कोई वाली वारिस नहीं है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। कोई इकॉनमी दुनिया की नहीं चल सकती जहाँ पे एजुकेशन प्रायोरिटी ना हो। क्या एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है? मैं इसलिए बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मेरी कोई अकेडमी है या मेरा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बीइंग ए स्टूडेंट आज आपसे बात कर रहा हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, मुझे पढ़ना मुश्किल हुआ है ऑनलाइन, तो बच्चों का क्या होगा जो 9th में है, 10th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में। मेरे पास तो स्मार्टफोन भी है, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन भी है, लेकिन फिर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा होता है, कभी टीचर का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, देयर आर सो मेनी इशूज़। अभी ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, हम उसके स्टूडेंट हैं, इंटरनेट अवेलेबल है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहाँ पे ये इशू है, तो छोटे शहरों में क्या हो रहा होगा? तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ हमने तालीम पे ही करना है? काइंडली किसी किस्म के SOPs बना लें, 3 डेज़ कर लें, 2 डेज़ कर लें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम कर दें, आप कोई सख्त किस्म के SOPs लगा लें, लेकिन काइंडली इस तरह का जुल्म बच्चों के साथ ना करें। और लास्ट पे मैं ये बात करना चाहूँगा, जो लास्ट कानून पास किया पंजाब गवर्नमेंट ने, स्पेशली लाहौर के एडमिनिस्ट्रेशन ने, चालान करने शुरू कर दिए हैं मास्क ना पहनने पे। चलो चालान तो ठीक है, लेकिन मुकदमा बना देना, उसको हवालात में बंद कर देना, आप उसको बंद इसलिए कर रहे हैं कि उसने मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है, माना बहुत बड़ी गलती है, अब उसको जितना मर्जी फ़ाइन करे, 10 लाख रुपए फ़ाइन कर दे, बहुत बड़ी गलती है, कर दें उसको फ़ाइन। लेकिन आप 50-50, 100-100 बंदों को उन हवालातों में बंद कर रहे हैं जहाँ पे वैसे ही दम घुट के आम बंदा मर जाए। यानी कोरोना से तो उसने पता नहीं मरना था कि नहीं मरना था, वैसे ही दम घुट के मर जाएगा। एक शरीफ तालिब इल्म, सिर्फ उसने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो उसको 100 बंदों में, उसकी भीड़ में जमा कर दो,
आप करना क्या चाह रहे हैं कि आप SOPs लागू कराना चाह रहे हैं, तो वो जो हवालात में कौन से SOPs लागू हो रहे हैं? उधर किसने मास्क लगाए हुए हैं? कौन से थाने में, कौन सी कचहरी में, कौन से बाज़ार में, कहाँ कहाँ पे आप SOPs सख्ती करें, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन बेजा बच्चों को मुकदमों में उलझाना, क्या पुलिस का और कोई काम नहीं रह गया? क्या पुलिस ने सारे क्राइम्स ख़त्म कर दिए हैं? क्या मुल्क में रेप्स ख़त्म हो गए हैं? क्या मुल्क में मर्डर्स ख़त्म हो गए हैं? डकैतियाँ ख़त्म हो गई हैं? मोबाइल स्नैचिंग ख़त्म हो गई है? कि एक ही काम रह गया कि पुलिस नाके लगा के बच्चों को पकड़े के बस मास्क नहीं लगाया हुआ, मास्क नहीं लगाया हुआ, जेल में बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, उनके करियर्स को दागदार कर देंगे आप, सिर्फ इस वजह से कि उसने मास्क नहीं लगाया हुआ। आप फ़ाइन करें, आप हैवी फ़ाइन करें, उसका घर से निकलना बंद करें, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ये क्या कि उसको एक हवालात में बंद कर दिया, उसका करियर दागदार कर दिया जाए, उसको एम्बैरस कर दिया जाए। तो मेरी आपसे बहुत दिल से अपील है, काइंडली इस पर तवज्जो फरमाइए और काइंडली इस पर कोई एक्शन लीजिए। बहुत शुक्रिया।